काइंड्स ऑफ प्रॉपर्टी। तो काइंड्स ऑफ प्रॉपर्टी को लेकर मैंने आपको इसमें बताई थी कि जो 2 काइंड्स इसमें हमारे सिलेबस में दिए गए हैं, जो दिया गया था मूवेबल एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी, यानी कि जंगम और स्थावर संपत्ति किसे कहते हैं, मूवेबल और इमूवेबल क्या होती है। तो मूवेबल और इमूवेबल को लेकर मैंने आपको बताया था कि किसी भी प्रॉपर्टी को 2 काइंड्स में डिवाइड किया जाता है, मूवेबल और इमूवेबल। मूवेबल प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी होती है जिसे एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे हम ट्रांसफर कर सकते हैं, जिसका मूवमेंट किया जा सकता है, वो मूवेबल प्रॉपर्टी होती है। जिसे कि हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसफर कर सकते हैं, ला सकते हैं, ले जा सकते हैं। जैसे कि हम ज्वेलरी बोल सकते हैं, हम पैसा बोल सकते हैं, हम फर्नीचर बोल सकते हैं। ये सारी प्रॉपर्टी ऐसी होती है जो एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे ट्रांसफर की जा सकती है। दूसरा इमूवेबल प्रॉपर्टी इसी के अंतर्गत आती है। इमूवेबल प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी होती है जो कि फिक्स्ड होती है, स्थायी होती है, जिसे एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। और जब टीपी एक्ट में मैं आपको प्रॉपर्टी की डेफिनेशन बताऊंगी तो उसमें इमूवेबल प्रॉपर्टी को डिफाइन किया उसमें कि वास्तव में इमूवेबल प्रॉपर्टी होती क्या है। मतलब टीपी एक्ट में इमूवेबल प्रॉपर्टी को ही उन्होंने बहुत अच्छे से डिफाइन किया है। तो उसमें हम उसके अकॉर्डिंग कि टीपी एक्ट में क्या डेफिनेशन दी गई वो अभी मैं जनरल मीनिंग बता रही हूँ कि इमूवेबल प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी होती है जो फिक्स होती है, वो एक स्थान से या एक प्लेस से सेकंड प्लेस पर ट्रांसफर नहीं हो सकती। जैसे कि जमीन, जैसे कि मकान, ये सारी चीजें क्या होती है, इमूवेबल होती है। उस दिन मैंने आपको ये चीज भी बताई थी कि यदि कोई फैन है, फैन अपने आप में सेपरेट रखा हुआ है तो वो मूवेबल प्रॉपर्टी है, क्योंकि हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर वन प्लेस टू सेकंड प्लेस हम उसको ट्रांसफर कर सकते हैं। बट यदि वो छत से जुड़ जाता है, यदि वो मकान के साथ जुड़ जाता है तो फिर वो इमूवेबल प्रॉपर्टी हो जाता है, क्योंकि हम उसे एक प्लेस से दूसरे प्लेस नहीं ले जा सकते। तो ये एक काइंड देखा था। एक और काइंड जो मैंने बताया था आपको था जिसमें टेंजिबल एंड इनटेंजिबल प्रॉपर्टी, यानी कि मूर्त और अमूर्त संपत्ति। इसमें इन्होंने कहा है कि टेंजिबल यानी मूर्त, इसे हिंदी में कहते हैं मूर्त, और भौतिक भी जिसे बोलते हैं भौतिक संपत्ति। तो देखिए मूर्त संपत्ति को यानी टेंजिबल प्रॉपर्टी को हम भौतिक संपत्ति भी कहते हैं। ये वो प्रॉपर्टी होती है जिन्हें हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, जिनको नापा तोला जा सकता है, जिसको हम महसूस कर सकते हैं, वो सारी प्रॉपर्टी कैसी होती है, अमूर्त संपत्ति है, जिसे कि हम टेंजिबल प्रॉपर्टी कहते हैं। अब देखिए टेंजिबल प्रॉपर्टी में क्या हो गया, टेंजिबल प्रॉपर्टी में हम मूवेबल को भी इंक्लूड कर सकते हैं और इमूवेबल को भी इंक्लूड कर सकते हैं। मूवेबल और इमूवेबल दोनों को ही इंक्लूड किया जा सकता है टेंजिबल प्रॉपर्टी में। अब जो हमने इसमें मूर्त और अमूर्त दोनों को इंक्लूड किया था, तो इसी के अंतर्गत जो एक और चीज आती है जिसमें हम कह रहे हैं इनटेंजिबल प्रॉपर्टी क्या होती है। तो इनटेंजिबल को जिसे कि हिंदी में हम अमूर्त संपत्ति कहते हैं या अभौतिक भी कहते हैं, ये ऐसी प्रॉपर्टी होती है जिसको हम फील कर सकते हैं बाय माइंड, यानी मस्तिष्क के द्वारा जिसे फील किया जा सकता है, उसे इंटेंजिबल प्रॉपर्टी यानी जैसे कि अमूर्त संपत्ति कहते हैं। जैसे कि जितने भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के अंतर्गत क्या क्या आएगा, तो उनका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के अंतर्गत कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, गुडविल, ये सारी प्रॉपर्टी कैसी होती है, ये सारी प्रॉपर्टी जो होती है इंटेंजिबल होती है, यानी कि अमूर्त प्रकार की संपत्ति होती है। दो काइंड्स हमने देखे हैं। अगर हम सबसे पहले मूवेबल इमूवेबल नहीं देखते, हम सबसे पहले देखते हैं टेंजिबल और इनटेंजिबल। तो टेंजिबल प्रॉपर्टी वो होती है जिसे हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। इसमें मूवेबल भी है और इमूवेबल भी है। टेंजिबल प्रॉपर्टी के अंतर्गत यानी भौतिक संपत्ति के अंतर्गत, मूर्त संपत्ति के अंतर्गत दोनों ही प्रॉपर्टी आती है, मूवेबल भी आती है और इमूवेबल भी आ सकती है, क्योंकि हम मूवेबल को भी देख सकते हैं, छू सकते हैं, इमूवेबल को भी हम देख सकते हैं, छू सकते हैं। इसमें दोनों ही प्रकार की प्रॉपर्टी आती है। इनटेंजिबल प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी होती है, जैसे अमूर्त संपत्ति कहते हैं, वो होती है जिसे हम देख नहीं सकते, हम जिसे छू नहीं सकते, जिसे हम बाय माइंड फील कर सकते हैं, मस्तिष्क द्वारा महसूस कर सकते हैं। तो क्या कहा, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, गुडविल, ये सब क्या है, ये सब इनटेंजिबल प्रॉपर्टी के अंतर्गत आएगा। और जब हम टेंजिबल को आगे देखते हैं तो टेंजिबल को हम 2 काइंड्स में डिवाइड करते हैं, जो कि कौन कौन सी होती है, जो कि मूवेबल होती है और इमूवेबल होती है। फिर हमने मूवेबल को क्या कहा कि मूवेबल प्रॉपर्टी वो होती है जिसका मूवमेंट किया जा सकता है, जिसे एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर ले जाया जा सकता है, जिसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर हम ले जा सकते हैं, वो मूवेबल होती है। तो हमने कहा ज्वेलरी होती है, फर्नीचर होता है, गाड़ी होती है, रुपया पैसा होता है, ये सब कौन सी होती है, मूवेबल।
फिर हमने कहा इसी में इमूवेबल होती है, टेंजिबल में ही फिर टेंजिबल के दो काइंड्स हो गए, मूवेबल और इमूवेबल। इमूवेबल प्रॉपर्टी वो होती है जिसे कि हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं ले जा सकते। तो ये मैंने आपको उस दिन मूवेबल और इमूवेबल को लेकर बता दिया था। अब इस यूनिट फर्स्ट के अंतर्गत ही जो नेक्स्ट चीज आती है वो आती है अपना इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, यानी कि बौद्धिक संपदा किससे कहते हैं या ये क्या होता है। तो देखिए अब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या होता है, आपने ये देखा होगा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, जो बौद्धिक संपदा है उसको, उसमें संपत्ति वर्ड यूज नहीं हो रहा है, प्रॉपर्टी वर्ड इंग्लिश में इधर भी आ रहा है, प्रॉपर्टी वर्ड इधर भी आ रहा है, लेकिन हिंदी की बात यदि हम करते हैं तो संपदा वर्ड आता है, संपत्ति वर्ड नहीं आता, संपदा वर्ड आता है। लेकिन संपत्ति और संपदा हिंदी की जो कि हम बात करें तो दोनों एक दूसरे के सिनोनिम्स है, दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची है, दोनों में संपदा में और संपत्ति में कोई अंतर नहीं होता है। अब चूंकि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की बात करते हैं तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या होती है, जनरल मीनिंग में हम कहते हैं कि बौद्धिक संपदा यानी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का जो मीनिंग होता है वो ऐसी थिंग्स से होता है या ऐसी वस्तुओं से होता है जो व्यक्ति अपनी बुद्धि के प्रयोग से उत्पन्न करता है, जो अपने इंटेलिजेंसी के प्रयोग से उत्पन्न करता है। जब भी कोई पर्सन, जब भी कोई व्यक्ति किसी प्रॉपर्टी का का क्रिएशन यानी किसी प्रॉपर्टी की उत्पत्ति अपने माइंड से करता है, अपनी इंटेलिजेंसी से करता है, अपनी बुद्धि से करता है, तो वो बौद्धिक संपदा कहलाती है। अभी हम बिल्कुल जनरल मीनिंग देख रहे हैं बौद्धिक संपदा का मतलब क्या होता है। तो बौद्धिक संपदा वो संपदा होती है जो व्यक्ति अपने माइंड के द्वारा या अपनी इंटेलिजेंसी के द्वारा, अपनी बुद्धि के द्वारा जो प्रॉपर्टी लाता है, बनाता है, वो बौद्धिक संपदा कहलाती है। यानी कुल मिलाकर ये हमारी बौद्धिक श्रम से उत्पन्न होती है, मेंटल लेबर के द्वारा ये जो प्रॉपर्टी आती है, किसके द्वारा आती है, मेंटल लेवल के द्वारा, लेबर के द्वारा आती है। यानी हमारी थॉट, हमारा नॉलेज, हमारी एबिलिटी, ये सब क्या होता है, हमारा एक्सटर्नल एक्सप्रेशन होता है, इंटरनल नहीं होता, एक्सटर्नल होता है। हमारी अपनी थॉट क्या है, हमारे अपने क्या बोलना चाहिए कि नॉलेज क्या है, हमारी अपनी एबिलिटी क्या है। तो हमने अपनी थॉट से, अपने नॉलेज से, अपनी एबिलिटी से जो भी गेन किया है या जो भी क्रिएट किया है वो हमारे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के अंतर्गत आएगा, या जैसे कि हम बौद्धिक संपदा के अंतर्गत रखेंगे। जैसे किसी राइटर ने कोई बुक लिखी है, ये उसकी अपनी योग्यता है, ये उसके अपने थॉट है। किसी म्यूजिशियन ने कोई म्यूजिक को कंपोज किया है, वो उसकी अपनी क्या बोलना चाहिए आर्ट है, उसके एक अपना कला है। किसी व्यक्ति ने किसी चीज को क्रिएट किया है या किसी चीज का इन्वेंशन किया है, कोई इन्वेंशन किया है, कोई नई चीज लेके आया है, तो ये उसकी क्या है, ये उसकी अपनी बौद्धिक संपदा है। तो ये सारी चीजें जो उसके अपने माइंड से, अपने विचार से, उसके आर्ट से ये चीजें जो सामने निकल कर आ रही है वो सारी बौद्धिक संपदा के अंतर्गत यूज की जाती है। अब अगर हम इसके नेचर की बात करते हैं कि इस बौद्धिक संपदा का नेचर क्या होता है, किस प्रकार की ये संपत्ति होती है, तो बौद्धिक संपदा के नेचर की यदि हम बात करते हैं तो बौद्धिक संपदा के नेचर में ये इनटेंजिबल प्रॉपर्टी होती है, अमूर्त प्रकार की संपत्ति होती है। कौन सी होती है, जैसे अभी इसके पहले जो मैंने आपको काइंड्स बताए थे, टेंजिबल और इनटेंजिबल, तो ये होती है अमूर्त प्रकार की प्रॉपर्टी होती है। अमूर्त प्रकार की प्रॉपर्टी या इनटेंजिबल प्रॉपर्टी हम इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि इसे ना हम देख सकते हैं, ना इसे हम छू सकते हैं, इसलिए हम इसे इनटेंजिबल या अमूर्त प्रकार की, ऐसे अभौतिक भी कहते हैं हिंदी में, इस प्रकार की हम प्रॉपर्टी कहते हैं। तो ये अभौतिक या इंटेंजिबल प्रॉपर्टी कहलाती है। अगर जनरल प्रॉपर्टी से हम इसका डिफरेंस करते हैं बौद्धिक संपदा का इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का अदर प्रॉपर्टी से, तो ये कि ये मानव मस्तिष्क की उपज होती है। जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होती है वो क्या होती है, मानव मस्तिष्क की उपज होती है। ये हमारी माइंड में हमने कोई इन्वेस्टिगेशन कर लिया है, हमने कोई आर्ट बनाया, कोई हमने पेंटिंग बनाई है, कोई हमने कोई बहुत अच्छी सी बुक लिख दी है, कोई हमने म्यूजिक कर लिया, ये सब हमारे माइंड की उपज है, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं, बौद्धिक संपदा कहते हैं। तो कौन कौन सी बौद्धिक संपदा होती है, किस किस प्रकार की बौद्धिक संपदा होती है, ये सारी चीजें हमको इसके लिए, तो जिस प्रकार से बाकी प्रॉपर्टी को राइट दिया गया है लॉ के अंतर्गत, जैसे कि हमारी मूवेबल प्रॉपर्टी हो चाहे इमूवेबल प्रॉपर्टी हो, हमें राइट मिलता है। कैसा राइट, कि हमें उसके ऊपर पोजेशन का राइट होता है, हमें ऑनरशिप का राइट होता है, वो प्रॉपर्टी हमारे नाम पर होती है। उसी प्रकार से यहाँ पर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को भी को लेकर भी राइट्स दिए गए हैं। और
इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को लेकर अलग अलग प्रकार के लॉ बना दिए गए हैं। कॉपीराइट एक्ट अलग बना दिया है, ट्रेडमार्क अलग बना दिया है, डिजाइन एक्ट अलग बना दिया है, पेटेंट एक्ट अलग बना दिया है, अलग अलग प्रकार के राइट बना दिए गए। तो जिस प्रकार से उस मूवेबल प्रॉपर्टी को, इमूवेबल प्रॉपर्टी को लॉ के द्वारा प्रोटेक्शन दिया गया है लॉ के माध्यम से, उसी प्रकार से इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को भी विभिन्न प्रकार के लॉ बनाकर क्या दिया गया है, हमें रेमेडीज दी गई है, अधिकार दिए गए कि हमारे के कौन कौन से अधिकार इसके संदर्भ में हो सकते हैं। अब हम इसके अंतर्गत ये देखते हैं आगे कि कौन कौन से प्रकार के ये लॉ होते हैं। तो देखिए अलग अलग प्रकार के जो लॉ बताए गए हैं, अगर हम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की एक डेफिनेशन देखते हैं तो ये आता है कि किसी व्यक्ति या संस्था द्वारा, किसी भी पर्सन या किसी भी बॉडी के द्वारा कोई क्रिएट किया जाता है म्यूजिक, लिटरेचर, यानी कोई संगीत, कोई साहित्यिक, कोई कृति, कोई आर्ट, कोई इन्वेंशन यानी कोई खोज, या कोई सिंबल यानी कोई प्रतीक, कोई नेम, कोई पेंटिंग यानी कि चित्र, या कोई डिजाइन, ये सारी चीजें कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, पेटेंट, डिजाइन आदि के अंतर्गत आती है। ये सब हम इनको इन नामों से बोलते हैं कि किसी को हम कॉपीराइट कहते हैं, किसी को हम ट्रेडमार्क कहते हैं, किसी को हम पेटेंट कहते हैं, किसी को हम डिजाइन कहते हैं। तो कुल मिलाकर हम अपने माइंड से जिन चीजों को यूज करते हैं, बनाते हैं, वो सब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के अंतर्गत आता है। अब इसके अंतर्गत हम ये जो देखते हैं आगे कि ये कौन कौन सी होती है, इसके अंतर्गत किन किन को शामिल किया जाता है। सबसे पहले हम इसमें देखते हैं ट्रेडमार्क क्या होता है, किसे कहते हैं हम ट्रेडमार्क। देखिए ओरिजिनल रूप से या मूल रूप से ट्रेडमार्क को ब्रांड या लोगो भी कहते हैं। ट्रेडमार्क का जो मीनिंग होता है, क्योंकि देखिए बहुत ज्यादा हमको ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, पैटेंट, डिजाइन नहीं सिर्फ एक सिंपल सिंपल डेफिनेशन देखनी है कि क्या होता है। ये आएगा आपको फुल क्वेश्चन में नहीं आएगा, क्योंकि फर्स्ट यूनिट फर्स्ट में दूसरी चीजें बहुत ज्यादा है। इसको सिर्फ हमें समझना है कि ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में एक तो क्या क्या आता है और उसे हम क्या कहते हैं। तो इसमें हम देख रहे हैं जो ट्रेडमार्क, तो ट्रेडमार्क जो होता है उसे ब्रांड या लोगो कहते हैं। क्या होता है ट्रेडमार्क? ब्रांड या लोगो होता है, जिसका यूज जो होता है या जिसका उपयोग होता है, हम आप अपने उत्पाद को अपने कॉम्पिटिटर से अलग पहचान करने के लिए बनाते हैं। यदि मान लीजिए कोई चीज जो आपने मार्केट में लाए हैं, आपका कोई कॉम्पिटिटर है, वो भी उस तरीके की चीज ला रहा है, अब आप अपने आप उस व्यक्ति से, उस कॉम्पिटिटर से अपनी चीज को अलग पहचान कैसे दें, किस प्रकार से कि वो चीज आपके नाम से जानी जाए, तो उसके लिए कोई ब्रांड या लोगो का यूज किया जाता है। तो जब किस ब्रांड या लोगो का यूज किया जाता है ताकि हम हमारे कॉम्पिटिटर से, या जो मार्केट में पहले से कोई वस्तु उस प्रकार की चल रही है, उससे हम अलग पहचान बना सके, इसके लिए ब्रांड या लोगो लाया जाता है। तो कोई भी वर्ड यानी कोई भी शब्द जो नाम, प्रतीक या डिवाइस एक ट्रेडमार्क हो सकता है। ट्रेडमार्क किसी बिजनेस की पहचान और एक निर्माता या विक्रेता से निर्मित या दूसरे के द्वारा बेचे गए माल में डिफरेंस करने के लिए आता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक ही प्रकार की चीजें जो मार्केट में बहुत सारी चल रही है, अब आप ही ने भी सेम थिंग निकाली है, लेकिन आपकी अपनी चीज की कुछ क्वालिटी उन थिंग से, उन वस्तुओं से अलग है, आप कैसे पहचान बताएं? तो उसके लिए आप एक ब्रांड का या एक लोगो का यूज करते हैं। तो ये जो ब्रांड या लोगो होता है, वही क्या होता है, आपका ट्रेडमार्क की कैटेगरी में आता है। फॉर एग्जाम्पल हम कह सकते हैं कि जैसे हम मार्केट गए, मार्केट से हमने कोई मोबाइल परचेस किया है, तो वो मोबाइल किस कंपनी ने बनाया, यह जानने के लिए हम ट्रेडमार्क को देखते हैं, जिससे कि हमें उस कंपनी के मैन्युफैक्चरिंग की जानकारी हो सके, या उस कंपनी का निर्माता कौन है जिसने बनाया। तो उसके लिए हम क्या देखते हैं, हम उसका ट्रेडमार्क देखते हैं। तो अलग पहचान बनाने के लिए अपनी वस्तु की मार्केट में ट्रेडमार्क आता है। अब ट्रेडमार्क की जरूरत क्या है, इसके लिए भी मैंने आपको बताया। फिर भी मैं बता दी हूँ कि जो हमने पढ़ा है, इसके बाद हमारे मन में एक क्वेश्चन राइज होता है कि आखिर किस कंपनी को ट्रेडमार्क की जरूरत होती है, क्यों होती है। तो हम आपको ये बता दें कि ट्रेडमार्क भी एक तरीके से इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है। ये जो ट्रेडमार्क होता है, ये भी बौद्धिक संपदा का अधिकार होता है। किसी भी वस्तु पर मौजूद ट्रेडमार्क से ये हमें पता होता है कि वो किसी विशेष कंपनी की ओर से बनाया गया है। ट्रेडमार्क का प्रयोग कोई व्यक्ति, व्यावसायिक संगठन या कानूनी इकाई अपने उत्पाद या सेवा के लिए करती है। कोई भी व्यक्ति अपनी सर्विस के लिए भी कर सकता है, कोई व्यक्ति अपनी थीम के लिए भी कर सकता है। आमतौर पर किसी नाम को, किसी वाक्य को या लोगों को, या किसी स्पेशल डिजाइन को, या किसी चित्र को यानी किसी पेंटिंग को ट्रेडमार्क के रूप में बनाया जाता है। कंपनी विशेष के सभी उत्पादों पर उसका ट्रेडमार्क होता है। जो पर्टिकुलर जो नामी कंपनियां होती हैं जो अपने नाम से चीजें निकालती हैं, उन पर तो आप देखना
ट्रेडमार्क लगा ही रहता है, लोकल चीजों पर नहीं लगा रहता है। लेकिन पर्टिकुलर जो कंपनियां होती है, जो नामी कंपनियां होती हैं, वो तो अपने नाम से क्या करती है, ट्रेडमार्क निकालती है। नेक्स्ट यदि हम इसमें देखने जाएंगे कि पेटेंट क्या होता है, अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि पेटेंट क्या होता है। देखिए, पेटेंट भी एक राइट होता है। पेटेंट भी, चूंकि हमने देखा है कि ये अमूर्त प्रकार की संपत्ति है जिसे हम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट की कैटेगरी में रख रहे हैं, तो ये एक राइट है। तो पेटेंट एक राइट होता है जो किसी पर्सन या संस्था को, यानी किसी व्यक्ति या संस्था को किसी बिल्कुल नई प्रकार की सर्विस के लिए, नई प्रकार की सेवा के लिए, टेक्निक्स के लिए, तकनीकी के लिए, प्रोसेस के लिए, प्रक्रिया के लिए, मैन्युफैक्चरिंग के लिए, उत्पाद के लिए या डिजाइन के लिए प्रदान किया जाता है, ताकि कि कोई उसकी कॉपी ना कर सके, कोई इसकी नकल ना कर सके। यदि हम दूसरे शब्दों में कहें कि पेटेंट एक ऐसा राइट होता है, पेटेंट एक ऐसा अधिकार होता है जिसके मिलने के बाद कोई भी व्यक्ति या संस्था किसी वस्तु या उत्पाद को बनाती है, तो उस उत्पाद को बनाने का एकाधिकार प्राप्त कर लेती है। जब भी कोई व्यक्ति ने किसी नई वस्तु का इन्वेंशन किया है या नई वस्तु वो मार्केट में लेके आया है, और यदि उसने उस वस्तु का अपना रजिस्ट्रेशन करवा लिया है, वो पेटेंट प्राप्त कर लिया, दैट मीन्स उसकी उसके ऊपर मोनोपोली हो जाती है, उस पर उसका एकाधिकार प्राप्त हो जाता है। यदि पेटेंट धारक के अलावा इस पेटेंट करवाने के बाद जो पेटेंट होल्डर है, यानी पेटेंट धारक है, उसके अलावा अदर कोई पर्सन या कोई संस्था उसी प्रकार के उत्पाद को बनाकर बेचने लगती है, तो यह इलीगल माना जाएगा, गैर कानूनी होगा। और यदि पेटेंट होल्डर ने, पेटेंट धारक ने इसकी कंप्लेंट कर दी, तो पैटर्न का उल्लंघन करने वाले का, जिस पर्सन ने इस पैटर्न का वायलेशन किया है, उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाती है। यानी कोई न्यू इन्वेंशन किया जाता है, कोई नई वस्तु बनाई जाती है, तो जिसने भी पहली बार ऐसा बनाया है, वो उसके उस वस्तु को या उस मैन्युफैक्चरिंग को लेकर, अपने या इन्वेंशन को लेकर अपने नाम से पैटर्न कर लेता है। पैटर्न का मतलब होता है कि उसके ऊपर अब आपकी मोनोपोली हो गई है, और मोनोपोली होने के बाद आपका अपना हो गया। अब फिर कोई व्यक्ति उसकी कॉपी करके, उस क्रिएशन की कॉपी कर लेता है, वो क्रिएशन करता है, उस वस्तु को मार्केट में लाता है, बेचता है, और आप तो फिर वो ऐसा नहीं कर सकता। यदि वो ऐसा करता है, इसका मिसयूज करता है, तो आप उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं, उसकी कंप्लेंट कर सकते हैं, और उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि ये आपका राइट हो गया है, ये आपका राइट हो जाता है। यदि कोई इस उत्पाद को बनाना चाहता है, यानी मैन्युफैक्चरिंग करना चाहता है, तो पहले पेटेंट धारक, जो कि पेटेंट होल्डर है, या वो जो संस्था है जिसने ऐसा बनाया, उसे उसको परमिशन लेनी होगी और रॉयल्टी देनी होगी। यदि इसके बाद भी कोई व्यक्ति उसी सेम थिंग को बनाना चाहता है, ऐसा थोड़ी कि एक ने बना लिया, अब किसी व्यक्ति फिर से उस थिंग को बनाना चाह रहा, तो जिसने पहली बार बनाया उससे परमिशन लेनी होगी, उससे रॉयल्टी भी देनी होगी। अब अगर प्रेजेंट की हम बात करते हैं, तो विश्व व्यापार संगठन जो है, WTO, इसने इसकी लिमिटेशन को 20 ईयर्स कर दिया है, कि 20 ईयर्स हो गए हैं। अब 20 ईयर्स तक ये व्यक्ति की मोनोपोली रहती है, और कोई व्यक्ति चाहे तो परमिशन लेके उसको रॉयल्टी देकर फिर से उस चीज का मैन्युफैक्चरिंग कर सकता है। पेटेंट दो प्रकार के होते हैं, प्रोडक्ट पेटेंट होता है और प्रोसेस पेटेंट होता है। मतलब हम दो प्रकार की चीजों का पेटेंट करवा सकते हैं। किस किस का करवा सकते हैं? एक तो हम करवा सकते हैं प्रोडक्ट का भी, जो हमने मैन्युफैक्चरिंग किया उसका, और प्रोसेस, प्रोसेस मतलब किस प्रोसेस के थ्रू हमने उस वस्तु को इन्वेंशन किया है, कौन सी प्रोसेस हमने अपनाई है जिससे कि वो नई थिंग आ गई है, तो उसका भी पेटेंट किया जा सकता है। तो जो प्रोडक्शन हुआ है उसका भी, जो थिंग आई है उसका भी, और जो जिस प्रोसेस से आपने किया है उसका भी किया जा सकता है। तो पैटर्न के लिए सिर्फ आपको इतना ही जानना जरूरी, इसके अलावा आप ज्यादा अपनों को नहीं जानना है, कोई मतलब नहीं है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं इसके बाद, अभी हमने देखा ट्रेडमार्क देख लिया, ट्रेडमार्क के बाद हमने पैटर्न देख लिया, पैटर्न के बाद जो हम देख रहे हैं वो देख रहे हैं कि कॉपीराइट क्या होता है। देखिए, कॉपीराइट भी एक प्रकार का क्या है, कॉपीराइट भी एक प्रकार का इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, यानी कि बौद्धिक संपदा है, जो कि अपने ऑनर को, यानी अपने मालिक को एक रचनात्मक कार्य के लिए, एक रचनात्मक कार्य के लिए या उसकी के लिए एक स्पेसिफिक राइट देता है, एक विशेष प्रकार का अधिकार देता है। रचनात्मक कार्य क्या होता है? तो रचनात्मक कार्य जो कि साहित्यिक, कलात्मक, शैक्षणिक, संगीत के रूप में हो सकता है। कॉपीराइट का जो ऑब्जेक्ट होता है वो रचनात्मक कार्य के रूप में एक विचार की मूल अभिव्यक्ति की रक्षा करना है, लेकिन स्वयं में वो विचार
नहीं होता है। जैसे कि किसी ने कोई बुक को राइट कर दिया है, किसी ने कोई म्यूजिक बनाया है, ये सब क्या आता है, ये सब कॉपीराइट के अंतर्गत आता है। कॉपीराइट सार्वजनिक कानून द्वारा दिए जा सकते हैं, उस मामले में क्षेत्रीय अधिकार माना जाता है। इसका मतलब यह है कि एक निश्चित राज्य के कानून द्वारा दी गई कॉपीराइट उस विशेष क्षेत्राधिकार के आगे नहीं बढ़ती है। इस प्रकार की जो कॉपीज होती है यानी प्रतियां होती है, देश द्वारा बदलती है। और कॉपीराइट चूंकि इस प्रकार की प्रतियां देश द्वारा बदलती है, कई देशों, कभी कभी देशों के एक बड़े समूह ने अन्य देशों के साथ लागू होने वाली प्रोसेस पर एग्रीमेंट किए या कॉन्ट्रैक्ट किए, समझौते किए, जब राष्ट्रीय सीमाएं राष्ट्रीय अधिकारों के क्रॉस या कार्य असंगत है। देखिए क्या होता है कि जब किसी ने, हमारे यहाँ भी वो चीज हो गया है और किसी अदर कंट्री में भी हो गया है, तो ये सारी चीजों को लेकर फिर क्या किया जाता है, कंप्रोमाइज किया जाता है या कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है। आमतौर पर कॉपीराइट ने सार्वजनिक कानून की अवधि क्षेत्राधिकार के आधार पर निर्माता के मरने से 50 से 100 साल बाद समाप्त होती है। कुछ देशों को कॉपीराइट की स्थापना के लिए कुछ कॉपीराइट औपचारिकताओं की आवश्यकता होती है, अन्य किसी भी पंजीकृत कार्य में बिना किसी औपचारिक पंजीकरण के कॉपीराइट को मान्यता देते हैं। तो जो कुल मिलाकर ये बताया गया है कि जब किसी नाम, अक्षर, चिन्ह, डिजाइन या कानून के अंतर्गत पंजीकरण का, मतलब यहाँ पर वो तो ट्रेडमार्क हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर आपने कोई बुक लिखी है, कोई आपने स्क्रिप्ट लिखी है, कोई आपने म्यूजिक कंपोज किया है, तो ये सारी चीजें किसके अंतर्गत आएगी, ये सारी चीजें आपकी कॉपीराइट के अंतर्गत आएगी। तो इसे हम क्या कहेंगे, कॉपीराइट कहेंगे। अब जो नेक्स्ट इसमें बताया गया है, वो बताया गया है डिजाइन को लेकर, कि डिजाइन क्या होता है, डिजाइन किसे कहते हैं। देखिए जो डिजाइन होता है ना, डिजाइन को कहते हैं, डिजाइन की को वैधानिक रूप से जो लीगली डिफाइन किया गया कि आकार यानी कि शेप देना, विन्यास, पैटर्न या ज्वेलरी, ज्वेलरी की जो डिजाइन की जाती है वो, रेखा या संयोजन की संरचना किसी भी लेख पर लागू होती है, ये सब डिजाइन के अंतर्गत आती है। जो विभिन्न प्रकार की जो डिजाइन के बारे में यहाँ पर बताया गया है कि जो अलग अलग प्रकार से